जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट टू को। सेट टू में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उससे 50 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। अच्छा, सेट वन था उसमें 50 क्वेश्चन हम कर लिए थे, तो सेट टू में 51वां क्वेश्चन से शुरू है। 51वां क्वेश्चन है, सौग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा का छाया का आकार छोटा होता है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन अगला ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। लिखा है कि पृथ्वी की सतह नहीं है वाह, बल्कि उसमें उभार व अवनमन है। बिल्कुल गलत बात है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक पहुंच सकती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है क्योंकि कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली जो चंद्रमा की छाया का आकार है वो क्या होता है? छोटा होता है। ये विभिन्न प्रश्न जो भी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। तो सूर्य तथा चंद्रमा व सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, ऐसा थोड़ी है। माने चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है तो ये नहीं है सूर्य ग्रहण। सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है तो अब थोड़ी लगेगा, तब तो ये जो है सो पृथ्वी तथा सूर्य पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, तो पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब तो ये चंद्र ग्रहण लग जाएगा नहीं। और अगला है कि चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तब लगता है क्या? सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय एकक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत है। किसका औसत है? औसत दूरी है। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या है? औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसी को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में दर्शाते हैं, जिसका अगर कैलकुलेशन करें तो ये 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। ठीक, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो जो सबसे नजदीक होगा सूर्य के उसी जो वही सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाएगा। तो बुध ग्रह जो है सो सबसे जल्दी चक्कर लगा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से? तो ये बुध और शुक्र है। इनके पास उपग्रह तो थे लेकिन सूर्य क्या किया? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने इसे क्या कर लिया? खींच लिया। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रह नहीं है? तो पृथ्वी का है, बृहस्पति के पास है, मंगल के पास भी है, शुक्र के पास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, वह ग्रह की जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? तो ये बुध है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दिग्वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है किस लेटर से? तो ये बुध है। कहाँ पे बुध का जो है सो गतिज ऊर्जा, बुध ग्रह का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो एक ए पॉइंट पर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे दूरी सबसे कम है। क्योंकि दूरी सबसे कम होगी तो वेलोसिटी सबसे इस ग्रह की ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा? बुध ग्रह का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं ए पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि ए पॉइंट पर अधिकतम होगी गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति यानी कि जो विजुअल ब्राइटनेस होता है वो निर्धारित करता है। अगला है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। तो
ऐसा कोई बात तो हमको लग नहीं रहा है कि बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, लेकिन किसी पिंड का जो एल्बिडो होता है वो परावर्तित जो प्रकाश होता है, ठीक है, उसको देखने पर उसका जो विजुअल ब्राइटनेस जो होता है उसको निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल इसका सही है। तो कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह में युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के? तो बुध और शुक्र होगा बिना उपग्रह के। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मैगलन अंतरिक्ष यान, मैगलन जिसका नाम था, वह भेजा गया था शुक्र के लिए। ठीक, जो किसके द्वारा भेजा गया था? मैगलन भेजा गया था नासा के द्वारा, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, 1989 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में सबसे अत्यधिक है। ठीक, अगला प्रश्न है, कथन ए है कि शुक्र यानी कि वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। बिल्कुल, कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही बात, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र को। ठीक, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब यही को शुक्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो ये शुक्र ही है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? तो अभी हमने बताया सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से निम्न से भिन्न, माने कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है वो तरल है, उससे अलग होकर के चंद्रमा का अभ्यंतर कैसा है? तो चंद्रमा का जो अभ्यंतर यानी कि आंतरिक भाग है वो श्यान द्रव है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम? तो सबसे पृथ्वी के निकटतम में अगर देखें तो सबसे पहले आता है शुक्र। ठीक, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बुध, तब आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह हो जाएगी शुक्र, मंगल। तो इस ऑप्शन में शुक्र नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा मंगल सही। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पृथ्वी से निकटतम अगर दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आ जाता है शुक्र, मंगल, बुध, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये अरस्तु ने कहा था सबसे पहले कि पृथ्वी गोलाकार है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जीवधानी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जीवधानी के कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पे ही जीवन धारण करने की जो क्षमता है, यानी कि जीवन जो अस्तित्व में है वो पृथ्वी पर ही है और किसी ग्रह पे अभी तक तो ज्ञात नहीं है जीवन संभव है। तो इसे इसलिए हम ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर की भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसे भूपर्पटी कहते हैं, जिसे हिंदी में इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। वो उसमें सबसे अत्यधिक जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी जो दिन रात जब बराबर होता है तो ये कब होता है? ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक, जब पृथ्वी मतलब सूर्य कहाँ पर रहती है? भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी कि ठीक है, यानी कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तब। ठीक है, या विषुवत रेखा जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी
तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय कितना लेता है, लगभग कितना, तो लगभग 8 मिनट समय लेता है। वैसे एग्जैक्ट समय देखें तो पृथ्वी तक पहुंचने में जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर है जाएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम अगर देखें तो वो हो जाएगा शुक्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुक्र जो है सो। ठीक, उसके बाद अगर देखें तो हो जाता है मंगल, उसके बाद हो जाता है बुध, उसके बाद हो जाता है बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितना समय, लगभग कितना दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, तो पृथ्वी जो लगभग में 365 दिन, तो 365.25 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और लगभग अगर एग्जैक्ट समय देखें तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। ठीक, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की पूर्ण रूप से परिक्रमा करने में। ठीक है, यही परीक्षाओं में पूछे, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है वो लगभग में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाती है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जो औसत जो चाल है पृथ्वी का चक्कर लगाने का, वो है सूर्य का चक्कर लगाती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। तो पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो करीब करीब प्रति मिनट 27.83 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट लगभग जो है सो कितनी दूरी तय करती है, तो 27.83 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। तो पहला ऑप्शन है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, बिल्कुल ये बात तो हमको सही लग रहा है। ठीक, अगला ऑप्शन है कि 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई जो है सो विषुवत रेखा की आधी होती है, इसका कोई लॉजिक नहीं। अगला ऑप्शन है कि पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, बिल्कुल है, समांतर होते हैं बिल्कुल सभी अक्षांश जो भी होते हैं। और अगला है कि अपसौर एपिहीलियन अवस्था के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। एपिहीलियन में पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक हो जाती है, तो गति परिभ्रमण की गति जो है सो धीमी होगी, इसमें लिखा हुआ तीव्र हो जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही है। तो सही उत्तर कोट में देखते हैं कौन कौन, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है दिन और रात किस कारण होते हैं, वह है जो दिन और रात होते हैं वो भू परिक्रमण के कारण होते हैं। ठीक है, जो परिभ्रमण के कारण होते हैं, जो घूर्णन हो, जिसे हम घूर्णन कहते हैं आसान भाषा में। ठीक, और परिक्रमण होते आता है कि अपने पथ पर पूरे सौरमंडल का जो अपना पथ है पृथ्वी का उसको चक्कर लगाना। ठीक है, सूर्य के चारों ओर। ठीक, और अपने अक्ष पर जो चक्कर लगाता है उसके घूर्णन कहते हैं आसान भाषा में, और घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण जो है सो मौसम का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दिन रात। अगला प्रश्न है मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होती है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्ट से होती है, तो मौसम का जो परिवर्तन होता है वो होता है इसलिए कि सूर्य जो चारों ओर परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो चारों ओर परिक्रमा करती है सूर्य का, ठीक, वो हो गया, और धुरी पर जो 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी का, ये दोनों कारण है मौसम परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सम्मिलित रूप से जब प्रभावित होते हैं तो ये मौसम परिवर्तन का घटना घटता है। अगला प्रश्न है कि मौसम बदलने का क्या कारण है। सेम प्रश्न वही है कि पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना, चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना यानी कि चक्कर लगाना। ठीक है, अगला ऑप्शन है तो पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना
अगला ऑप्शन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, उदाहरणार्थ दिल्ली शहर, दिन में उदाहरणार्थ दोपहर दोपहर 12 बजे, वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। बिल्कुल अधिक होता है, होगा क्योंकि सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होता है। ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा से अधिक झुकी होती है, ये कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की है? अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना है कि हमारे वर्ष का जो अवधि है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मरुभूमि यानी कि मरुस्थल का जो होने की संभावना है वो अधिक रहती है कहाँ? तो ये मरुस्थल का जो रहने की संभावना है वो पृथ्वी पर 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। 20 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच जो मरुस्थल पानी पाए जाने की संभावना होती है। तो ऑप्शन में इससे बीच में बी नंबर है, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन एक है दिया हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, हमको कथन गलती लग रहा है। ठीक, अगला इसका कारण दिया हुआ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ये बात सही तो है, लेकिन इस बात का रीजन जो है सो एग्जैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा कि ए गलत और बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए गलत परंतु आर सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या करेगी? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी कि मेंटल के नीचे कोर यानी कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ होता है? तो कोर जो होता है वो बना होता है क्या कहते हैं उसको, सियाल सीमा नीफ है। तो सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है। तो इसमें ऑप्शन में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से सियाल सीमा, तो सिलिकॉन और सीमा यानी कि मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी नंबर इसमें कोड कर रहा है ना, सॉरी सियाल सीमा। तो मेंटल क्रस्ट बना रहता है सियाल से। ठीक, उसके बाद जो है सो इसके नीचे मेंटल जो होता है वो सीमा से बना होता है। ठीक, उसके बाद कोर जो होता है वो नीफे से बना होता है, निकेल और आयरन यानी कि फेरस से बना होता है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है, कोर निम्नलिखित में से किस से बना है? तो कोर निकेल और आयरन से बना है, तो लोहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, वो कितना है? तो लगभग 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का क्या है, व्यास है। ठीक, और अगर हम भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। और यदि हम अक्ष ध्रुवीय व्यास की बात करें तो वो लगभग में 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, औसतन पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दीर्घ की परिक्रमण धुरी यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितनी डिग्री पर? तो 23.5 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य भी एक तारा है, सबसे सर्वाधिक समीप है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है, इससे सब रोशनी आती है पृथ्वी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिनिक्स मार्स मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो फिनिक्स मार्स जो है मंगल ग्रह की सतह पर कब उतरा था? तो ये लगभग में 26-27 मई को उतरा था। तो 26 मई
2008 को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन 94वां प्रश्न है, कथन ए में लिखा हुआ है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। ऐसी कोई बात नहीं है, गलत बात है। कारण है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। अच्छा, ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें हम पहला नंबर बात तो ये गलत है, ठीक है। और आर जो है सो मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, बिल्कुल ये बात तो सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही, ए गलत और आर सही ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 95 क्वेश्चन से 95वां क्वेश्चन नहीं 95वां क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है। तो ये मंगल के बारे में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है। तो ये भी मंगल के विषय में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 97 नंबर, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो यहाँ पे बर्फ, छत्रक और हिमशीतित जल की उपस्थिति जो है यही सब जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे सुसंगत बात माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, यानी कि बृहस्पति के पास सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या कहते हैं उसको, बृहस्पति और शनि ये दोनों ग्रहों के पास अत्यधिक उपग्रह की जो है सो उपग्रह हैं। और ठीक, तो सबसे सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो बृहस्पति के पास है। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गैलीलियो ने भी किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला